ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, सुनिएगा। ट्रिपल पॉइंट एक पीटी डायग्राम होती है, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। ध्यान से थोड़ा देखें। अच्छा ये बताओ, आपसे अगर पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है बेटा? हम लोगों ने यही पढ़ा था, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस। बट ये फिक्स है या ये वेरिएबल भी है? तो आप कहोगे सर ये वेरिएबल भी होती है, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो हम 100 डिग्री एंड 0 डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, ये सिर्फ होती है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये डेटा होता है। अगर हम लोग अपने धरती पे टेम्परेचर तो बेटा, अरे सॉरी, प्रेशर तो 1 एटीएम ही होता है, इसलिए हम लोग इसी के बारे में याद रखा रहते हैं। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं प्रेशर को चेंज करके, और उसी के बारे में हमें ट्रिपल पॉइंट के बारे में बताया गया था। देखेंगे कैसा होता है, ये क्या होता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होती है जिसपे वाटर का तीनों फेज मिलता है, और यहाँ पे प्रेशर जो होती है वो होती है 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये, यानी 0.006 एटीएम। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0.01 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जिसका प्रेशर है 0.006 एटमॉस्फेरिक एंड जिसका टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस। सही है बेटा? यस सर। इस ट्रिपल पॉइंट पे लिक्विड क्या करेगा? तो आप बोलोगे इस ट्रिपल पॉइंट पे लिक्विड तीनों फेज में रहता है। इसके बाद एक ऐसा कर्व होगा, एक इधर कर्व जाएगा और एक इधर ऐसे कर्व जाता है। देखेंगे आप ये थोड़ा, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये वाले रीजन जो होता है ना, ये वाला रीजन, ये होता है सॉलिड, सॉलिड रीजन। यानी अगर हम वाटर की बात करेंगे तो ये आइस वाला पार्ट होता है। ये वाला लिक्विड रीजन होता है, यानी अगर हम वाटर की बात करेंगे तो ये वाटर ही होता है। और ये वाला रीजन जो होता है ये वेपर होता है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब आप ये बताओगे कि जो ये ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर क्या होती है? 0.006 एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर होता है 0.01। इस फेज पे वाटर का तीनों फेज आपको देखने को मिल जाता है, यानी कुछ पार्ट आइस भी होगी, कुछ पार्ट लिक्विड भी होगी यानी वाटर, और कुछ पार्ट वेपर भी होगी। अब सुने, हमने अगर ये पॉइंट कंसीडर किया, थोड़ा ध्यान देना है, ये पॉइंट अभी ये वाटर किस फॉर्मेट में है? इस रीजन में कौन सा पार्ट होता है? ये आइस। आइस यानी सॉलिड रीजन है। इस पे प्रेशर क्या है? यह है जो कि 0.006 से कम होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इस रीजन के इस पॉइंट पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, प्रेशर को कांस्टेंट रखें यानी यही प्रेशर हो, और टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगी? ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगी। यानी हम सॉलिड से यानी आइस से डायरेक्ट कहां चले आएंगे? वेपर वाले रीजन में आ जाएंगे। यानी सॉलिड से डायरेक्ट वेपर वाले पार्ट में आ जाएंगे। कब? जब हमारा प्रेशर क्या हो? लेस देन 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। जब हमारा प्रेशर लेस देन 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उस समय हम आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगी, वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। आया समझ? यस सर। यस। अच्छा,
या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वेपर को, अगर ये वेपर है, उसको उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, सीधे आइस सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, यानी सॉलिड वाले रीजन में चला जाएगा। तो ये कहना गलत है कि जब हम आइस को हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा या डायरेक्ट वेपर बन सकता है, तो आप बोलोगे डायरेक्ट वेपर भी बन सकता है, बट उन दिनों में प्रेशर क्या होनी चाहिए, लेस देन 0.006 होनी चाहिए। आया समझ? यानी ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम होनी चाहिए। क्या बेटा बोलो? यस सर। अच्छा, और सुनो, ये टेम्परेचर है 1.01 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा 1 या 2 डिग्री सेल्सियस इधर होगा, इसके बाद इससे बड़ा ही होगा ना, तो मान लेते हैं 2 डिग्री सेल्सियस। यस सर। अब आपसे मैं बोल दिया कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर का कौन कौन सा फेज पॉसिबल है? लिक्विड और वेपर। लिक्विड एंड वेपर, बिल्कुल। अब यहाँ पे यही 2 डिग्री यानी टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखे हैं और ये प्रेशर करेंगे तो हमारा अभी कौन सा फेज मिल रहा है? वेपर। फिर यहाँ भी वेपर, यहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट, फिर आगे चले जाएंगे तो ये क्या रहेगा? लिक्विड। तो 2 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का कौन कौन सा फेज पॉसिबल है? तो वेपर एंड लिक्विड। लिक्विड। आया समझ? यस सर। यस अच्छा, अगर मैं बोलूं 0.005 प्रेशर पे, इतना एटीएम प्रेशर पे वाटर के कौन कौन सा फेज पॉसिबल है? सॉलिड एंड वेपर। आएगा बेटा? यस यस। तो यही सारी चीजें बनती है इसमें। आप ये पीटी डायग्राम जल्दी से बनाएं और ये सारी चीजें लिख लेना जो मैंने बोला ना, एक दो क्वेश्चन, जैसे 2 डिग्री पे क्या क्या पॉसिबल है, 0.05 पे क्या क्या पॉसिबल है, सब्लिमेशन के लिए क्या होनी चाहिए। अच्छा ये बता, सॉलिड से वेपर बनाने वाले प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, तो सब्लिमेशन के लिए क्या होना चाहिए? तो लेस देन प्रेशर क्या होनी चाहिए? लेस देन ट्रिपल पॉइंट होनी चाहिए। यस। जल्दी से ये बना के लिख लें ये सारी चीजें। जी बेटा, कर लिया कॉपी? सर एक मिनट। जल्दी थोड़ा करें।
ठीक है। Yeah. अगला चैप्टर या अगला टॉपिक आप लिखेंगे हीट ट्रांसमिशन। ये आपका कैलोरीमेट्री कंप्लीट हो चुका। अगला आप लिखेंगे हीट ट्रांसमिशन। अच्छा, हीट ट्रांसमिशन होता क्या है बेटा, सुनिएगा। हीट ट्रांसमिशन एक प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। अब हीट किधर से किधर ट्रांसफर होती है, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर होती है। ठीक है बेटा, आया समझ? Yes. तो आप लिखोगे हीट ट्रांसमिशन में लिखिए हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम one body to another body in form of energy. It is transfer from one body to another body in form of energy. चलिए, अच्छा, हीट ट्रांसमिशन के कितने मेथड होते हैं, तो आप बोलोगे हीट ट्रांसमिशन के जनरली 3 मेथड होते हैं। कौन कौन सा? हीट कंडक्शन, इसको कंडक्शन मेथड ही बोलते हैं। कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड, एंड थर्ड रेडिएशन मेथड। चलो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रही बात कंडक्शन मेथड क्या होता है या कन्वेक्शन मेथड क्या होता है, रेडिएशन क्या होगा, ये हमें पढ़ना होगा। देखें आप, कंडक्शन क्या होगा बेटा, सुनेंगे थोड़ा। जैसे मैंने बोला ये एक रॉड है। अच्छा, आप लोग मॉर्निंग में कभी फ्री हो? जिस समय मैंने उस दिन क्लास लिया था, सिर्फ नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंबाइंड की, मैं सिंगल भी आपको अगर क्लास लूं मॉर्निंग में, दिन में कभी भी, क्योंकि वो टाइम थोड़ा ज्यादा होता है। ये अब एक के बाद बैक टू बैक एक ही चीज है, पता है तुम्हें, ये तीसरी बार बोलने जा रहा हूँ कंडक्शन। अब मैं खुद ही कुछ भी बोलने लगूंगा, पागल वाली हालत हो जाती है, एक ही चीज को बार बार पढ़ाओ। तो इसलिए अगर मॉर्निंग में होता है तो थोड़ा इफेक्टिव होता है उस दिन, जैसे आपको भी फील हुआ होगा। ड्यूरेशन का भी मतलब टाइम का भी कोई लॉजिक ये नहीं होता लोचा, और वो एक फ्री रहता है उस टाइम। चले देखें ये कंडक्शन मेथड क्या है बेटा। इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट कैसे ट्रांसमिट हो रही है देखें। जनरली होता क्या है, ये एक सॉलिड है कोई, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो आप बोलोगे इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं कोई भी सॉलिड में, यानी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल मोशन करता रहता है सॉलिड में। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल मोशन करता रहेगा। अच्छा, थोड़ा ध्यान देना इधर। अच्छा, अगर मैं ये बात बोलूं कि यहां से अगर हमने हीट देना स्टार्ट कर दिया, तो हीट देने का क्या मतलब है, अगर मैं इस एंड को हीट दूं तो ये पॉइंट क्या करेगा, अगर मैं इस एंड को हीट दूं तो ये इसकी अपना टेम्परेचर राइज करेगा, यानी इसका मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये ज्यादा मूवमेंट होगा तो ये जाकर के अपने पड़ोसी वाले को कोलाइड कर जाएगा। अब कोलिजन करेगा तो पड़ोसी वाला का भी स्पीड क्या हो गया, यानी वाइब्रेशनल मोशन का रीजन क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। अब वो अपने पड़ोसी वाले से हीट करेगा तो वो भी, उसका भी मोशन ज्यादा हो गया। क्या ये बातें समझ आ रही है? जी सर। यस सर। तो आपने एक पॉइंट को हीट दिया, इस
हीट देने की वजह से क्या हुआ, इसने अपनी वाइब्रेशनल मोशन बढ़ाई और धीरे 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 ये मोशन कहां तक चली गई, दूसरे एंड तक चली गई। अच्छा, तो हीट क्या हुआ, यहाँ पे आपने एनर्जी दिया और ये एनर्जी कहां तक चली गई, दूसरे एंड तक चली गई। तो इस तरह के जो ट्रांसमिशन होता है एनर्जी का, इस तरह के ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में आप मुझे बताएं, क्या मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ के भाग जाता है या एनर्जी को ट्रांसमिट करता है? तो आप बोलोगे ये एनर्जी ट्रांसमिट करता है, ये मूवमेंट नहीं होती है। कंडक्शन मेथड में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ वाइब्रेट करता रहेगा और एनर्जी अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल्स को सप्लाई कर देगा, जिससे एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक सप्लाई हो जाती है, यानी ट्रांसमिट हो जाती है। आया समझ? यस सर। यस। चलो, तो कंडक्शन मेथड तो ये रहा। अगला, कन्वेक्शन। पहले सुनेंगे फिर लिखवाऊंगा, मैं एक एक करके डिफिनीशन बोलूंगा, पहले आप सुन ले। सेकंड, कन्वेक्शन। चाय देखिए बेटा, चाय पी हो कभी? यस यस सर। सर। बात है, बिल्कुल नहीं, बहुत लोग नहीं पीते हैं, कहते हैं चाय नहीं पीना चाहिए। देखो, ये चाय, इसमें चाय भरी हुई है, और रही बात श्रीनगर की, और वो भी जनवरी का। वैसे हर महीने में दिखेगा, बट जनवरी में अच्छा खासा दिखेगा। चाय रखोगे तो चाय के ऊपर देखोगे कि ऐसा कुछ उड़ने लगा, भाप, ये ना, धुआं। यस सर। चलो आ जाओ, देखो होता क्या है वो धुआं। जो हमने चाय रखी, तो चाय का सरफेस क्या है, हॉट है अभी। अब ये एटमॉस्फेयर क्या है, उसमें कोल्ड है, यानी वहां के मॉलिक्यूल्स ठंडा है। वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसके सरफेस से कांटेक्ट में आकर के हीट ले लेंगे, और हीट लेने के बाद, आपने पढ़ा था, हीट लेने के बाद डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यस तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये हल्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं तो ये किधर चले जाते हैं, ऊपर वाले रीजन में ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर जो भारी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो नीचे आ जाते हैं, और वो आकर के फिर अब इसके सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं, और फिर ये ऊपर चले जाते हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। आया समझ? यस सर। तो कन्वेक्शन मेथड में मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसमिट करता है या एनर्जी लेकर के अपने आप को ट्रांसमिट कर लेता है? तो आप बोलोगे एनर्जी लेकर के मॉलिक्यूल्स ठंडे रीजन में भाग जाता है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर के ठंडे रीजन में चला जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। और ठंडे रीजन वाले मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं एनर्जी लेने के लिए। यानी आप बोलोगे इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो जाता है। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, और अभी एक और, अगला, रेडिएशन। रेडिएशन कभी सुना है नाम सुना है या नहीं सुना है, नाम भी? यस यस। रेडिएशन में क्या मीडियम पार्टिकल की जरूरत होती है? तो आपने कहा नो सर। सन से जो लाइट आती है, ये एग्जांपल बहुत ही कॉमन है, सबको याद है ये। सन से जो लाइट आती है अपने अर्थ सरफेस पे, तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू आती है? तो आप बोलोगे रेडिएशन के थ्रू आती है। क्यों? तो आप कहोगे सर सन से यहाँ आने के लिए बीच में ऐसी भी जगह है जहां पे वैक्यूम है, कोई मीडियम ही नहीं है। तो उसमें क्या है कि भाई कोई मीडियम है नहीं तो भी लाइट आ जा रही है, इट मीन्स लाइट इसमें मीडियम में, लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी। यानी ये हीट एनर्जी जो होती है रेडिएशन के थ्रू ट्रांसमिट होती है, इसके लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आया समझ? यस कोई सर। ऐसा यस। जो रेडिएशन पे बेस्ड हो, आपके घर में है क्या कोई ऐसा? कोई है जो रेडिएशन पे बेस्ड है? इन दिनों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारी आ गई हैं बेटा। सोलर पैनल्स।
सोलर पैनल या वो आपने इंडक्शन देखा है, इंडक्शन कुकर? Yes, sir. लाइट में लगा दो, उसके ऊपर हाथ रखो तो भी हाथ नहीं गर्म होगा, जब तक वो स्टील का एक आता है अलग बर्तन, उसमें रखोगे तब जाके गर्म होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें लाइट में लगाने पे क्या वायर में हीट आती है? तो आप कहोगे नहीं सर, हीट होती ही नहीं है वहां। वहां हीट होता ही नहीं है, वो कितनी देर भी लाइट में रख दे वो हीट नहीं होगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू एनर्जी का ट्रांसमिट होता है ना बेटा? एक वो हीटर आता है जो ठंडियों के दिनों में चलाया जाता है, जिसमें वायर होता है, उसमें हीट होता है। ठीक, तो चलो लिखो। अरे बेटा लिखो, आया ये बातें समझ? जी सर। ऐसा आया। अब Yes. हेडिंग दीजिए कंडक्शन, पहला हेडिंग दीजिए कंडक्शन। देखो, इन दिस प्रोसेस heat is transmit from one point to another point. In this process, heat is transmit from one point to another point. It is transmit from one point to another point without movement of molecules. Without movement of molecules. Without movement of molecules. ठीक है बेटा? जी सर। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में। अच्छा ये बताइए, ये किस तरह के मोलिक्यूल्स में होंगे? सॉलिड वाले में होंगे, है ना बेटा? यस सर। तो ये लिखो, कंडक्शन टेक प्लेस इन केस ऑफ सॉलिड। अच्छा, तीसरी बात है, बताएं क्या कंडक्शन में ग्रेविटी का कोई रोल प्ले होता है? जी का कोई वैल्यू की जी का कोई रोल प्ले है या नहीं? नो सर। नो सर। तो आप लिखेंगे ग्रेविटी नो इफेक्ट ऑन कंडक्शन, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन कंडक्शन, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन कंडक्शन। आया बेटा? चले, पहला फोटो बनाए, ये फोटो बनाए, जल्दी 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 बनाए। चले अगला, बना लिया बेटा? अगला लिखे कन्वेक्शन, थोड़ा जल्दी करें। अगला लिखे कन्वेक्शन, क्या लिखोगे कन्वेक्शन में? जवाब मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, लिखो लिखो, इन दिस प्रोसेस molecules move from hot region to cold region. In this process, molecules move from hot region to cold region. ठीक, यस सर। अगला यस सर। चाय वाला फोटो बनाइए, चाय वाला फोटो बनाइए।
चलिए, चाय वाला फोटो बनाने के बाद अगला लिखेगा रेडिएशन। क्या लिखोगे? नो रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम फॉर हीट ट्रांसमिशन। नो रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम फॉर हीट ट्रांसमिशन। नो रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम फॉर हीट ट्रांसमिशन। ठीक। अच्छा, ये बताओ ग्रेविटी का इफेक्ट किन इनमें से तीनों में से किस प्रोसेस में होगा? थोड़ा सोच के बोलो। जी का इफेक्ट किस में होगा? कंडक्शन में। कंडक्शन में, कन्वेंशन में होगा। कन्वेंशन। यहाँ अगर जी नहीं रहता तो ये जो भारी मॉलिक्यूल है वो नीचे आता ही नहीं। तो सिर्फ कन्वेक्शन जो है ये इफेक्टेड होगी जी की वजह से। तो लिख लेना कन्वेक्शन में ये पॉइंट। जी का इफेक्ट सिर्फ इसी प्रोसेस में होगा, अदरवाइज कोई दोनों प्रोसेस में नहीं होगा। चलें, आया बेटा ये? यस। चलिए अगला। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ ली। अब डिफिनीशन तो बेसिकली यही था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और डिफिनीशन है, एक है स्टडी स्टेट। सुनिएगा। और एक होता है अनस्टडी स्टेट। इसको हम एक और नाम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। कोई मतलब नहीं है, ये नाम से ही बस पढ़ना है। सुनिएगा, स्टडी स्टेट क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये स्टडी स्टेट होता क्या है, पहले मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ का। एक ये रॉड है, रॉड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने क्या किया, इस एंड को हीट करना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट सोर्स यहां लगा दिया। अब ये एंड, एक एंड डायरेक्ट सोर्स से कनेक्टेड है। इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमने मान लिया। होगा क्या, अगर मैं यहां से हीट देता हूं तो थोड़ी देर बाद देखते हो कि ये भी एंड गर्म हो जाता है। होता है ना बेटा ऐसा? यस। घर में वो होता है ना, सब्जी वब्जी बनाने के लिए हम लोग करते हैं, वो यूज चम्मच टाइप का होता है। तुम लोग क्या बोलते हो उसको? अरे कुछ नहीं बोलते। जो सब्जी चलाने वगैरह, मतलब कढ़ाई में जो सब्जी रहता है या कुछ चलाने के लिए, कलछुल हम लोग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो उसे? चल कुछ नहीं, नहीं बोल। थोड़ा बता भी देते। डर तो नहीं रहे हो ना कि कश्मीरी सीख जाऊंगा? चम्मच बोलते हो? चम्मच को अब चम्मच ही बोलेंगे ना। नहीं बेटा, चम्मच तो वो छोटा वाला होता है जिसको खाते हैं। चलो आ जाओ। करछी बोलते हैं। और हाँ करछी बोलते हैं, देखो ये सही है। तो वो करछी अगर आप रखोगे चलाने के लिए तो वो देखोगे कि उसका जो हैंडल जिसको हम लोग हाथ से पकड़े रहते हैं वो भी कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। तो उसमें भी हीट कैसे ट्रांसमिट होती है? कंडक्शन मेथड के थ्रू ही होता है। सुनिएगा, होता क्या है, हमने एक एंड को हीटर से रख दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, मान लो ये मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो जो मॉलिक्यूल्स इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है वो अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे, है ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब वो अपनी एनर्जी ज्यादा बढ़ाएंगे पहले, क्योंकि उन्हीं को हीट मिली तो उसने एनर्जी ज्यादा बढ़ा लिया। अब क्या होगा कि ये एनर्जी जब अपनी एनर्जी बढ़ा लेगा तो अब वाइब्रेशनल मोशन बढ़ाएगा। अब वाइब्रेशनल मोशन बढ़ाया तो ये जाके अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल से कोलाइड कर गया। अब क्या हुआ कि भाई पड़ोसी मॉलिक्यूल्स भी इससे एनर्जी ले ली,
तो एनर्जी लेने का मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लेगा। अब वो भी अपना मूवमेंट स्टार्ट करेगा और इससे कोलिजन होता रह रहा है, ये नहीं कि यहाँ से हीट बंद हो जा रही है, यहाँ से हीट कंटिन्यू देते रह रहे हैं। तो अब इससे भी कोलिजन होता रहेगा, तो ये अपनी टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद ये भी जाकर के अपने पड़ोसी से कोलाइड हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो भी अपना टेम्परेचर पहले बढ़ाएगा कुछ देर तक, और वो भी अपना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो भी क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और वाइब्रेशन के दौरान वो भी जाकर के पड़ोसी से कोलाइड होगा। इसका पड़ोसी भी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और वो भी वाइब्रेशन करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है बेटा, एनर्जी बढ़ाना। तो वो भी ऐसे करते करते आपने देखा कि धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि लास्ट वाला मॉलिक्यूल्स भी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा कुछ, और उसके बाद जो एनर्जी आ रही होगी यहां से, वो एनर्जी अब बाहर वालों को ट्रांसफर कर दी जा रही होगी। ये बातें समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, इसी स्टेट को थोड़ा ध्यान से, अभी मैं बोलूंगा इसको रियल लाइफ से भी ऐड करूंगा, इसको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। इसी स्टेट को जब जितनी एनर्जी यहां से मिलेगी उतनी एनर्जी, आप ये मान लो ये जो सरफेस है ना बेटा, इससे हीट ट्रांसमिट नहीं हो रही है, तो जितनी एनर्जी आप यहां से लोगे उतनी ही एनर्जी यहां से फ्लो होते होते दूसरे एंड से बाहर निकलने लगेगी। क्या ये बातें समझ आ रही है? यस सर। क्या ये शुरुआत में होगा या बहुत टाइम बाद होगा? तो आप कहोगे ये बहुत टाइम बाद होगा। और जब ऐसा होने लगे, यानी जितनी एनर्जी यहां से ले रही है उतनी एनर्जी बाहर निकलने लगे, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि थोड़ा ध्यान से, यहां से जितनी एनर्जी लेगी उतनी एनर्जी अगर निकलेगी, तो आप यही बोलोगे ना कि हर पॉइंट पे अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी सेम हो जाएगी। क्या ये बातें समझ आ रही है? जैसे मैंने बोला, अगर इस पॉइंट पे 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी ले रहे हैं और यहां से 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही होगी? तो आप बोलोगे 10 जूल ही। इस पॉइंट से भी कितनी? 10 जूल ही। और इस पॉइंट से भी कितनी? 10 जूल ही। तभी तो ऐसा होगा, 10 लेगा 10 बाहर निकालेगा, तो हर एक पॉइंट से 10 जूल ही एनर्जी ट्रांसमिट होगी। क्या ये बातें समझ आ रही है आपको? यस और जब ये कंडीशन अटेंड कर लेता है कोई मटेरियल या कोई सॉलिड, तो उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट। ठीक है? तो एट स्टडी स्टेट, बोलिए, एट स्टडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या रहता है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहेगा। सेम रहता है। किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम हो जाएगा। क्लियर है इतना? अच्छा, यस सर। इधर इधर। अच्छा ये बता, यहाँ का टेम्परेचर अगर हमने T1 पढ़ा, ये टेम्परेचर T2, ये T3, ये T4, ये T5, तो क्या टेम्परेचर भी सेम होगा? यस बोलिए। एक बच्चे ने बोली यस सर। थोड़ा ध्यान से। अच्छा ये बता, सबसे ज्यादा एनर्जी किस मॉलिक्यूल्स की होगी? स्टार्ट नहीं होगा। जो पहले वाले की। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कितना भी टाइम बाद तुम देखोगे, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पहले वाले की ही होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी पहले वाले की होगी। उससे कम जस्ट उसके पास वाले की होगी, उससे कम उससे पास वाले की होगी, उससे कम उसके पास वाले की होगी। ऐसे करते करते एनर्जी क्या होता रहेगा, मतलब कम। यहां से आगे जा रहे हो तो हर एक पार्टिकल की अपनी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और अगर एनर्जी कम हो रही है, तो अपनी एनर्जी कम है, तो अपना टेम्परेचर क्या होगा? वो भी कम होगा। लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? सेम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? सेम होगा। क्या ये बातें समझ आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए आइए रियल लाइफ से जोड़ें, ये बहुत अच्छे से समझ आता है। ये है नेताजी। अब नेताजी के पास जो होते हैं वो थोड़ा उनके खास आदमी होते हैं। उससे पहले जो होते हैं वो उनसे भी थोड़ा कम होते हैं।
उससे दूर जो होते हैं वो उससे भी कम होते हैं, उससे दूर जो होते हैं वो उससे भी कम होते हैं, उससे दूर जो होते हैं वो उससे भी कम होते हैं। और ये है पब्लिक, जिनका नेताजी से कोई लगाव ही नहीं रहता। अब हुआ क्या, पैसे का सोर्स कौन? नेताजी। यहां से दिए कि ले जाओ ये गांव में ये चीजें आपको डेवलपमेंट करना है। अब इन्होंने पैसा इसको इनको दिया, मतलब एनर्जी इनको दिया। अब ये क्या करेंगे, पहले अपने जेब भरेंगे, अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे। एनर्जी बढ़ाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ हिस्सा इनको ट्रांसफर कर देंगे। ये भी क्या करेंगे, अपनी एनर्जी पहले बढ़ाएंगे। अगर यहां तक एनर्जी खत्म हो गई तो ये डेवलपमेंट यहीं पे बंद हो जाता है। फिर यहां से नेताजी दूसरी डेवलपमेंट आती है जिसमें थोड़ी ज्यादा अमाउंट, तो वो यहां से फिर अमाउंट सप्लाई करते हैं। तो इस बंदे ने अपनी एनर्जी तो पहले से ही बढ़ा रखी है, ये भी बढ़ा रखी है। अब क्या होगा, ये कंटिन्यू यहां से अमाउंट सप्लाई कर रहे हैं नेताजी। इन्होंने क्या किया, अपना टेम्परेचर बढ़ाया, ये भी अपना टेम्परेचर बढ़ाया, ये भी अपना टेम्परेचर बढ़ाया, ये भी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा। जब सबने अपना अपना अमाउंट रख लिया तो जो कुछ बचा रहता है वो पब्लिक में आ जाता है काम करने के लिए। तो अब उसके बावजूद जब ये सब ले लिए अपने अपने हिस्से का, एनर्जी बढ़ा लिए, तो उसके बाद जो भी पैसे आते हैं वो कहां तक आ जाते हैं, पब्लिक तक आते हैं। और यही स्टेट को हम क्या बोलेंगे, स्टडी स्टेट। आया समझ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. क्या इस स्टेट में जितने ये मॉलिक्यूल्स हैं इन सबका अपना एनर्जी सेम है या अलग अलग है? अपना एनर्जी अलग अलग। सबसे ज्यादा कौन जो सोर्स के पास में है, सबसे कम कौन जो कोल्ड रीजन के पास में है, पब्लिक के पास में है। ये ग्राम प्रधान होते हैं। तो ऐसे जो दूर होते हैं उनके पास एनर्जी थोड़ी कम आती है, मतलब खुद की एनर्जी कम होती है। लेकिन एट फाइनल चुनाव के ड्यूरेशन टाइम आएगा तो जितने पैसे नेताजी देंगे वो सब यहाँ तक आ जाएगा पब्लिक के पास, तो ट्रांसमिट होने लगता है। क्या ये बातें समझ आई? यस सर। Yes, sir. यही चीज होती है स्टडी स्टेट वाले भी में भी। यहाँ से हीट हम सप्लाई दे रहे हैं हीटर से, यहाँ वाला मॉलिक्यूल्स अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, इससे कम इसकी एनर्जी होगी, यानी ये भी अपना टेम्परेचर बढ़ाया होगा लेकिन एनर्जी इससे कम ही होगी, इसके बाद इससे कम होगी। तो खुद की एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, वो सेम है। आया समझ? और अगर खुद की एनर्जी Yes, sir. अगर कम होने का क्या मतलब है, खुद का एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर कम होना। आया ये समझ स्टडी स्टेट? Yes, sir. जी। तो आप लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे इस। अच्छा, आपने कहा सर अनस्टडी स्टेट के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने कहा वही बेटा, जो स्टडी स्टेट से पहले वाली बात होती है ना वो सब अनस्टडी स्टेट में होती है। ठीक है? Yes, sir. यस। तो जो रियल लाइफ में होता है दुनिया में वो सारा अनस्टडी स्टेट ही होता है, कभी स्टडी स्टेट गेन नहीं होती। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम स्टडी स्टेट हो जाती है। ठीक है बेटा? तो स्टडी स्टेट की दो खासियत कौन कौन सी बताए, कोई एक तुम लोग बताओ, मैं दूसरा बता दूंगा। एनर्जी का फ्लो सेम रहता है। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वो सेम हो जाता है, और दूसरा हर एक पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग होता है ना बेटा? यस। Yes. लिखिएगा, स्टडी स्टेट में पहला पॉइंट लिखोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज सेम एट ईच पॉइंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज सेम एट ईच पॉइंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन में कभी कभी लॉन्ग टाइम लिख के दिया रहता है, कभी कभी स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट को तो जानते ही हो, लॉन्ग टाइम भी स्टडी स्टेट ही होता है। ठीक है? अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज सेम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, टेम्परेचर ऑफ ईच मोलिक्यूल्स आर डिफरेंट। टेम्परेचर ऑफ ईच मोलिक्यूल्स आर डिफरेंट।
चलिए बनाइए, ये फोटो बनाइए, ये फोटो बनाइए जो मैंने बोला। अच्छा 1 मिनट, इसमें ऐसे बनाइएगा, रुक जा थोड़ा, अच्छा करके बनाए फोटो। देखिए बेटा, आप ऐसे बनाइएगा, ये टेम्परेचर, मैं इससे अच्छा नया बना दिया होता, ऐसे बनाओ, ये रॉड, यहाँ हीटर बना लेना, ये पहला, ये दूसरा, T2, T3, T4, ये हॉट रीजन है, ये कोल्ड रीजन है। अब बताओ, अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो हीट फ्लो हो रही है वो है dQ1/dt, dQ2/dt एंड dQ3/dt, तो हम एट स्टडी स्टेट क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ जी बोलो। dQ1/dt is equal is equal equivalent to Q2 by dt, which is equivalent to dQ3 by dt. और भी एक बात लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका? T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 greater than T2, T3. बनाते। Excuse me, sir. हाँ जी, सर स्टेडी स्टेट कब अचीव होती है, मतलब सर ऐसा कौन सा मतलब कंडीशन होती है कि जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो हर एक पॉइंट से जो हीट पास होगी वो सेम ही होगी? देखिए अगर रियल लाइफ से हम इसको कांटेक्ट करें तो ये कभी भी नहीं होगी, लेकिन हम लोग मान लेते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आप देखोगे, जब आपने वही कलछुल, क्या बोला, क्या बोली थी वो बच्ची, करछी, करछी। करछी, हाँ, करछी को अगर हम गैस पे रखते हैं वो दाल वगैरह फ्राई करने के लिए, तो ये पार्ट रेड हो जाता है और इसकी टेम्परेचर अब मैक्सिमम वही हो जाती है। उसके बाद जितनी हीट यहाँ से देते रहो तो ये हीट सराउंडिंग को लॉस करता रहता है, यानी ये टेम्परेचर ये कांस्टेंट बनना रहता है। देखा है ऐसा? उसके Yes. बावजूद भी हीट रहते हैं तो ये क्या होता है, ये हीट ट्रांसमिट हो जाता है सराउंडिंग को। अब उसका टेम्परेचर एक लेवल के बाद यहाँ वाला पॉइंट का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, है ना? Yes, sir. उसी पॉइंट को हम स्टडी स्टेट बोलते हैं, बट रियल लाइफ में ये कभी अचीव नहीं होती है, हमने ऐसे मान के ही पढ़ लिया। आया? Yes, sir. Yes, sir. तो स्टडी स्टेट में हमने यही दो बातें सीखनी है और पूरा पूरा कंडक्शन इसी बातों पे ही डिपेंड करता है। चलिए अगला, तो हमने, अच्छा अनस्टडी स्टेट क्या होता है? बिफोर बिफोर स्टडी स्टेट जो ये प्रोसेस होता है उसको हम अनस्टडी स्टेट बोलते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. अगला पॉइंट लिखें आप, हीट कंडक्शन। अगला लिखेगा हीट कंडक्शन। हमने कहा सर मैंने लिख लिया था, फिर से लिखते हैं, अब पढ़ते हैं। अभी तक तो डिफिनीशन चल रहा था, अब न्यूमेरिकल सेक्शन पे आते हैं। देखिए बेटा, हीट कंडक्शन में क्या होता है? अच्छा ये बताइए कौन से मेथड है, ये किस टाइप के मटेरियल में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस में चलेगा ये? Solid. सिर्फ सॉलिड में, है ना? Yes. चलो, अच्छा ये बताना, जैसे मैंने बोला एक ये रोड है, थोड़ा सोच के बोलना। इधर है
100 डिग्री सेल्सियस और इधर है आइस। इधर 100 डिग्री सेल्सियस है और इधर है आइस। अब ये आपसे बोला गया, एक तो रॉड ये रहा, सेकंड ये प्रोसेस है। लेंथ रॉड का सेम है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये आइस है। अब मुझे आप बताओ, बाय प्रैक्टिकली बताओ, किस केस में ज्यादा आइस मेल्ट होगा? पहले केस। पहले केस में या दूसरे केस में? पहले केस में। पहले केस में पक्का? यस सर। यस सर। उन्हें तो दुनिया ही पलटती बेटा। अच्छा, रोटी बनाई हो कभी घर पे? अरे हाँ ना बताओ। यस Yes, सर। sir. बनाते हो ना? बना के Yes. देखना आज। ये तावे पे रोटी रखा गया, क्या हुआ? आप रोटी जब पलटना होता है तो पूरा हाथ रखते हो पूरा, या सिर्फ एक उंगली से? साइड से। एक उंगली से। एक उंगली से ही पलट देते हो। क्यों ऐसा करते हो? क्यों नहीं हाथ रख देते हो? हाथ रख के फिर उठाते हैं। गरम होती है। जल जाएगा ना। जल जाता है बिल्कुल। हाथ। अब ज्यादा कांटेक्ट एरिया दोगे तो ज्यादा हीट ट्रांसमिट होगी, इसीलिए आप उंगली रख देते हो। उंगली रख करके उसे पलट देते हो, यानी वहां कांटेक्ट एरिया कम दोगे तो कम हीट ट्रांसमिट होगी। नई बातें समझ आई? Yes, sir. आया। तो यहाँ आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ गया? पतले वाले रॉड में कैसे तुम कह दिए कि ज्यादा मेल्ट करेगा? बेटा ये एक चौड़ा रॉड है, ऐसा देख, एक ये पतला रॉड है, जो भी हीट जाएगी वो इतने से ही जाएगी। अगली बार ऐसा रॉड मैंने बना दिया तो जो हीट जाएगी वो इससे जाएगी। तो ज्यादा हीट किस में जाएगी? चौड़े वाले में। और जिसमें ज्यादा हीट जाएगी उसी में मेल्ट भी ज्यादा होगा। यस। आया समझ? यस सर। यस सर आया। चलो, तो पहली बात, dq बाई dt किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। आया समझ? यस सर। चलो अगला केस, अगली कंडीशन बताइएगा थोड़ा। अब हम अगली बार, आप ऐसे लिखना है बस, ये फोटो वोटो नहीं बनाना है। हम ये प्रैक्टिकल एक फार्मूला आता है बट मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे लिखा गया। एक बार ये रॉड का लेंथ है 1 मीटर। अगली बार एक इतना ही पतला रॉड है बट उसका लेंथ है 10 मीटर। अब बताओ ज्यादा आइस किस केस में मेल्ट करेगी? पहले वाले केस में। पहले जी- वाले। तो जिसका लेंथ कम है उसमें ज्यादा हीट, यानी उसमें ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी dq बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेंथ। आएगा ये? अच्छी बात है। Yes, sir. अरे वो, चलो अगला अगला देखें। तो ये हो गया। तीसरी बात, अगर हम ऐसा करते, लेंथ है ये, अगली बात देखना थोड़ा सा, ये 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस है। अगले केस में ये 100 डिग्री सेल्सियस है, रॉड भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, और ये 20 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ किस केस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगा? पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। सीधी बात, यहाँ भी आपको समझ आ गई। यानी आप क्या बोलोगे? dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जहां ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा वहां फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आई बातें समझ?
चलो अगला। अब अगर हम इन तीनों को मिला के लिखें तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला अपना? dq by dt is directly proportional to एरिया। डेल्टा टी बिल्कुल बाई एल। बहुत सही बेटा। अब देख, अब हमें पता था जन्म से ही ये कि ये अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, यहां भी एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा के ए डेल्टा टी बाई एल। और इस के को हम क्या बोलते हैं? इस के को बोलते हैं कंडक्शन कोफिशिएंट। आई बात से समझ? यस सर। अब थोड़ी कंडक्शन कोफिशिएंट की खासियत देख लेते हैं। तो ये बता, इसमें बेटा सब कुछ सेम है, एरिया, लेंथ, टेम्परेचर डिफरेंस सब। ये भी 90 है, लेकिन एक रॉड है कॉपर का और दूसरा है आयरन का। अब ये बताओ, क्या दोनों में अभी भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। अलग होगा। तो आपने कहा सर ये तो मटेरियल पे भी डिपेंड करने लगा। तो यहीं से मैं बोलूंगा कि ये जो के है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल। चलो छाप लो जल्दी से। सर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में कोई डिफरेंस है? जी, कंडक्टिविटी बेटा थर्मोडायनेमिक्स में नहीं है, वो उसमें बोलते हैं ये टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना? यस सर। ये जो अभी जो हमने टर्म बोला ना, ये कंडक्शन कोफिशिएंट होगा। यस सर। बना लिया, लिख लिया ये? यस सर। आ जाओ। चलो, अब आपने कहा सर, अगले दिन आओगे तो आप कहोगे कि सर ये तो आपने गलत लिखा था, मैंने बुक देखा तो उसमें माइनस लिखा हुआ था। तो माइनस इसलिए लिखा जाता है कि डेल्टा टी जो होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, dt। क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर क्या होता है? कोल्ड रीजन का होता है ना बेटा? और इनिशियल हॉट रीजन का, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो निगेटिव ही आएगा। आएगा बेटा? यस यस सर। वो आप अगले फार्मूले में ये लिख लेंगे, और नेगेटिव साइड सिर्फ ये दिखाता है कि डेल्टा टी जो है वो निगेटिव है। बस आप एक बार ही लिखेंगे। जल्दी लिखें। अब मुझे यहां से ये जो के है ना बेटा, के, इसके बारे में दो बार इसकी यूनिट के बारे में पूछा गया है। के की यूनिट के बारे में दो बार पूछा गया है नीट में, एक 19 में पूछा गया था, एक बहुत पहले।
तो चलो आप भी मुझे बता दो कि के की यूनिट क्या होगी, थोड़ा सोच के बताइएगा। के की यूनिट पूछ रहा हूं, तुम लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे सदमे में आ गए। जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड एक बच्ची बोल रही है, बाकी लोग भी बोले। जूल पर केल्विन स्क्वायर। जूल पर केल्विन स्क्वायर। जूल पर केल्विन पर सेकंड। जूल पर केल्विन पर सेकंड। चलिए आइए, कितना गंदा, ठीक है। आओ आगे बेटा, इधर सुन। K इज इक्वल टू क्या होगा? L dq बाई dt। हाँ जी बोलो। एरिया इंटू डेल्टा टी, 30। यही ना? यस ये सर। डेल्टा टी है और ये dt क्या है? ये टाइम का चेंज होता है बेटा, रेट है, रेट ऑफ। यस। चलो L को क्या लिखेंगे? मीटर। dq को लिखेंगे जूल। ए है एरिया, एरिया को मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी को केल्विन या डिग्री सेल्सियस, और ये dt को सेकंड। मीटर मीटर कैंसिल, तो आएगा जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड। इतना बेकार यूनिट होती है इसकी। आएगा बेटा ये? यस सर। या जूल पर मीटर केल्विन भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस पे लिखने का। अच्छा, इसका यूनिट डायमेंशन बताएं, डायमेंशन बोले। डायमेंशन लिखे जल्दी। बताएं। सब बैठ गए बेटा, डायमेंशन वगैरह नहीं आता है, शुरुआत में पढ़े थे आप लोग। अरे बोलो, कहाँ डाउट में है क्या कुछ? 93। देखो जूल, जूल को क्या लिखेंगे? ml स्क्वायर टी पे -2, ये जूल हो गया। मीटर का L, C क्या है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को हम K से डिनोट करते हैं, केल्विन, है ना? K, ये डायमेंशन इसका K होता है, या कभी कभी थीटा भी देख लिखने को मिलता है। तो डिग्री सेल्सियस K आ गया, सेकंड को T। अब इसी को तो सिंप्लीफाई करने थे। आइए बोलिए M, ये L से एक L कैंसिल आउट, ML T पर -3 इंटू K पर -1 आएगा ये? यस। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए, और आज इतना ही। ठीक है बेटा। यस सर। यस। यस सर। चलो।
ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ मीटिंग। चलिए बाय। बाय सर। बस चलो बाय बेटा।